तो अगर कुछ महीनों के लिए तुम मेरे साथ शादी का नाटक कर लो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। बोलो, मंजूर है? ये सब करना तो गलत है, पर इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। अब देखते हैं आगे। एक बड़ा सा बंगला, ऊंची दीवारें, चमकते झूमर और उस घर की शहजादी अनाया। अनाया 25 साल की खूबसूरत, अमीर और कुछ ज्यादा ही अभिमानी लड़की थी। वो अपने कमरे में मेकअप करवाते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। अनाया, यार कल अंकल आंटी तेरी शादी की बात कर रहे थे। यार तुम लोगों को तो पता ही है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मैं टाइम पास नहीं हूँ कि किसी के घर बर्तन मांजने चली जाऊं। यस, यू आर राइट अनाया। शादी के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचते। पूरी जिंदगी बस घुट घुट के किसी एक के साथ बितानी पड़ती है। हमारी तो सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। अरे तुम लोगों ने फिर वही बोरिंग वाली बातें शुरू कर दी। हटो, अब बाकी मेकअप बाद में करना। चलो म्यूजिक चालू करो, हम लोग डांस करते हैं। यस, ऑफ कोर्स अनाया, मेरे पास तो ड्रिंक भी है, यहीं पार्टी शुरू कर देते हैं। यस यस राकेश, ऑफ कोर्स। खोलो ढक्कन फिर। नीचे हॉल में उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई, भाभी सब टेंशन में बैठे थे। अनाया 25 की हो गई है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करती है। कितने अच्छे अच्छे लड़के देखे उसके लिए। यहाँ तक कि अमेरिका और लंदन के भी लड़के हमारी अनाया से शादी करने को तैयार थे, पर इसने तो हर किसी को मना कर दिया। अरे जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है, हमारे जाने के बाद क्या होगा इसका? ठीक ठाक लड़की होती तो हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन ये इतनी बर्बाद हो चुकी है कि अकेले इस दुनिया में रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी, आप लोगों के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। बचपन में आप लोग ही उसे बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जाते थे, हर फरमाइश पूरी करते थे। वो 100 मांगती थी, आप 1000 दे देते थे। इसलिए उसे पैसों का घमंड हो गया है। किसी की इज्जत नहीं करती वो, गरीबों को तो कीड़े मकोड़े समझती है। पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बोला करो ना, आधी बातें मुंह में क्यों अटक जाती हो? अरे मेरे कहने का मतलब है, मान लो किसी लड़के से हम जबरदस्ती अनाया की शादी करा भी देते हैं, तो क्या पता वो ससुराल में भी ऐसी हरकतें करे। लड़के की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तभी ऊपर से लाउड म्यूजिक की आवाजें आने लगी। तुम लोग यहीं रुको, मैं अनाया से बात करके आती हूँ। जैसे ही उसकी माँ ऊपर गई तो देखा अनाया अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी। शैंपेन, हाई म्यूजिक, सेल्फी, वीडियो। ये देखो इस लड़की को, ऐसा लग रहा है इसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। अनाया, 2 मिनट बात कर सकती हो? माँ, आई एम बिजी। हर वक्त शादी शादी शादी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता है आप मेरी शादी की बात ही करने आई हो। अरे आंटी जाओ ना, उसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, क्यों उस पर प्रेशर डाल रही हो? हम सब आज के बच्चे हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। इतना बोलकर फिर से सब लोग डांस करने लगे। अनाया ने भागकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। लोगों को लगता है हम अमीर लोग बहुत खुश रहते होंगे, पर कोई हमारे भीतर झांक कर भी नहीं देखता कि हमारी जिंदगी में भी कितने दुख होते हैं। मेरी ही बेटी मेरी ही बिल्कुल इज्जत नहीं करती। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं इसका। एक माँ होकर अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये जमाना लड़कियों के लिए आज भी बहुत खराब है। उसकी माँ रोते हुए नीचे आई और अपने पति, बहू और बेटे को सारी बात बता दी। अरे वो तुमसे नहीं मानने वाली, कल सुबह मैं ही उसे अपनी तरीके से बात करता हूँ। अगली सुबह हॉल में पापा ऊंची आवाज में बोले, अनाया, हमने जिंदगी भर मेहनत करके तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम परिवार का एक फैसला नहीं मान सकती। नहीं मान सकती पापा, क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूँ। शादी करूंगी तो अपनी शर्तों पर, वरना नहीं करूंगी। कोई तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की को क्यों झेलेगा? भैया, जब से भाभी इस घर में आई हैं, तब से आप मुझसे चिढ़ने लगे हो। सब मेरी इज्जत करते हैं। किसी भी मार्केट में निकल जाती हूँ, सब मुझे सलाम ठोकते हैं और मेरे सारे दोस्त भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं।
एक फोन पर सब आ जाते हैं। कल देखा नहीं था आप लोगों ने? देखो अनाया, तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। और वो सारे लोग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसों की इज्जत करते हैं। और मार्केट में जो लोग तुम्हें सलाम ठोकते हैं ना, वो सब ससुर जी की वजह से है। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा। अरे तुमने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है। हर तरीके के लोगों से मिला हूँ, हर तरह की समस्याएं झेली हैं। पर तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। दुनिया सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। मेरे दोस्तों ने सही ही कहा था। आज के माँ बाप ही अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। आप तो मुझे मेरे ही दोस्तों के खिलाफ भड़का रहे हैं। चुप कर, तेरा भाई सही कह रहा था। हमने कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दे दिया है तुझे। अरे रहने दीजिए, जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन बेटी, एक बात तू गांठ बांध कर रख ले, तेरी शादी तो हम करवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अनाया अपने गाल पर हाथ रखे हुए ही गुस्से में घर से बाहर निकली, अपनी कार स्टार्ट की और किसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वहां के वेटर उसे सलाम ठोकने लगे। इतने में अनाया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तुम लोग मुझे नहीं, मेरे बाप को सलाम ठोक रहे हो। जल्दी से एक कॉफी लेकर आओ। दोबारा कभी दिल से मेरे लिए सलाम निकले तो ही सलाम ठोकना। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? वी ऑल रेस्पेक्ट यू। अबे जाना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? सॉरी मैडम। इतना बोलकर वेटर वहां से चला गया। अनाया एक टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेटर बेचारा चुपचाप आया और कॉफी देकर वहां से चला गया। लेकिन अनाया के दिमाग में बार बार अपनी माँ की ही बात चल रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। अनाया खुद से गुस्से में बोली, मेरे माँ बाप तो मेरे शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। आखिर कैसे शादी से छुटकारा पाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, अनाया ने कॉफी पी और वहां से निकल पड़ी। गाड़ी ड्राइव करते करते वो शहर से काफी दूर किसी सुनसान इलाके में पहुंच गई। वहां दूर से उसने देखा एक गरीब लड़का मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मंदिर के बाहर एक हाथ रिक्शा भी खड़ा था। हे भगवान, हम गरीबों की परीक्षा लेना बंद कर दे, या फिर हम सबको एक साथ अपने पास बुला ले। पिताजी की दवाइयां लानी है, बहन की पढ़ाई शुरू करवानी है, उसकी शादी भी करानी है। माँ भी आए दिन बीमार रहती है, घर भी टूटा फूटा है। ये सब मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? हाँ, आइडिया, बिल्कुल सही वक्त पर सही आइडिया आया है मेरे दिमाग में। अनाया ने अपनी कार मंदिर के बाहर ही रोक दी। भगवान से प्रार्थना करके वो लड़का भी मंदिर से बाहर निकला। अनाया तुरंत कार से बाहर निकली और उस लड़के से पूछा, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मैडम जी, मेरा नाम अरुण है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या यहाँ पर थोड़ी देर रिक्शा नहीं खड़ा कर सकता मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना मैंने सुन ली। और सुनो, इन पत्थरों के सामने नाक रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम इसी वक्त सॉल्व कर सकती हूँ। भला आप मेरी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना चाहती हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। तुमने खन्ना इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सबने सुना है। वो कंपनी मेरे पापा की है। क्या? हाँ, अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। लेकिन उन्होंने मुझे शादी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान करना शुरू कर दिया है। तो अगर कुछ महीनों के लिए तुम मेरे साथ शादी का नाटक कर लो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। बोलो, मंजूर है? ये सब करना तो गलत है, पर इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ। अभी अभी मैंने भगवान से प्रार्थना की, तो हो सकता है भगवान ने ही इन मैडम को मेरी मदद करने को भेजा हो। अरे क्या सोचने लगे, जल्दी बोलो, वरना मेरे पास बहुत से लड़के हैं, किसी को भी पकड़ लूंगी। ठीक है मैडम जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी इस बारे में मेरे माँ बाप और बहन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना सबका दिल टूट जाएगा। मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनका बेटा
एक गलत काम कर रहा है। बाद में किसी तरह उन्हें समझा दूंगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आधे पैसे अभी दे देती हूँ और आधे पैसे जब मैं तुम्हारे घर से वापस जाऊंगी तब दे दूंगी। चलेगा ना? हाँ मैडम, चलेगा चलेगा। अनाया ने अपनी कार से 50 लाख रुपयों की गड्डियां निकाली और उसे अरुण को दे दिया। अरुण ने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और कल इसी मंदिर में हम दोनों की शादी है। अपने परिवार को यहीं बुला लेना, मैं भी अपने परिवार को यहीं बुला लूंगी। पर याद रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैडम जी, अगर सबके सामने शादी होगी तो मुझे आपकी मांग में सिंदूर भरना होगा, मंगलसूत्र भी पहनना होगा, फिर वो शादी नकली कहाँ रहेगी? अरे तुम गरीब लोग फालतू की चीजों को इम्पोर्टेंस देने लगते हो। अरे सिंदूर लगाना फिर मिटा देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाकी की तैयारियां भी करनी हैं। इतना बोलकर अनाया वहां से चली गई। अरुण बेचारा नोटों की गड्डियां हाथों में लिए हुए भगवान की तरफ देखने लगा और रोते हुए बोला, हे भगवान, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने अपनी शर्ट के अंदर सारे पैसे रखे और अपनी रिक्शा लेकर वहां से चला गया। अगले दिन उसी मंदिर में अरुण और अनाया की शादी होने लगी। वहां पर दोनों के परिवारों के अलावा कोई तीसरा नहीं था। भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा अनाया कि तुमने एक गरीब लड़के से कैसे शादी कर दी। खैर, मैं इस बात से खुश भी हूं। जब तुम एक गरीब परिवार में जाओगी तब तुम्हें असली जिंदगी समझ में आएगी। भाई साहब, आपकी बेटी अब हमारी बहू बन चुकी है। हमारी बहू को आप कुछ गलत नहीं कह सकते। देखा अनाया, तुम्हारी सास ने यहीं पर तुम्हें जीवन का एक पाठ पढ़ा दिया। जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ ध्वजा मंगलम, पुंडरी कक्षाएं मंगलाय तनोहरी। बैठ जाओ बच्चों। अरुण बेटा, बेटी के गले में मंगलसूत्र पहना दो। अब बेटी की मांग में सिंदूर भर दो। हे भगवान, कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ? क्या सोच रहे हो बेटा? जल्दी से बेटी की मांग में सिंदूर भरो। हाँ हाँ जी पंडित जी। अरुण ने हिम्मत करके अनाया की मांग में सिंदूर भर दिया। तो इस तरह दोनों की शादी हो गई और विदा होकर अनाया अरुण के साथ अपनी ससुराल पहुंच गई। उनका टूटा फूटा घर देखकर अनाया अपना मुंह बनाने लगी और कहने लगी, ये कैसा घर है? ये भी कोई घर है? और ये फर्नीचर तो बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। दीवारों में ऐसा लगता है बरसों से पेंटिंग ही नहीं हुई। क्या करूं बहू, हमारा बेटा अकेला बहुत मेहनत करता है। हमारी जितनी हैसियत हो पाई उतना ही बना पाए अभी तक। भाभी चिंता मत करो, हम सब आपको बहुत खुश रखेंगे। अनाया ने मन ही मन सोचा, चलो जो भी है, ये सब झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये शादी नहीं, एक डील है। अगले दिन से घर में खुशियों का माहौल था। अरुण के पापा घर सजाने में लग गए। माँ मिठाई बनाने लगी। बहन उत्साह में पुरानी संदूक से कपड़े निकाल रही थी। अनाया उन सबको बेवकूफ समझ रही थी। वह धीरे से बोली, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तुम्हारे परिवार वालों ने? मैडम जी, आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है ना, मोहल्ले वाले आपको देखने आएंगे। सब उसी की तैयारी चल रही है। इन लोगों को तो मालूम नहीं है कि हमारी शादी एक डील है। अरे तो बता दो ना, क्या फायदा छुपाने से? मैडम जी, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं, और अगर मैंने बता भी दिया तो मेरे माँ बाप सारी सच्चाई आपके माँ बाप को भी बता देंगे। अच्छा तो फिर रहने दो, पर याद रखना ये नाटक है, बस नाटक। तभी उनके पास अरुण के माता पिता और बहन आ गए। क्या हुआ बहू, मेरे बेटे ने कुछ कहा तुमको? भैया, अगर मेरी भाभी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं पायल, मैंने तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं कहा। मैं तो उन्हें समझा रहा था कि यहाँ के रीति रिवाज कैसे होते हैं। अच्छा बहू,
तुम तैयार हो जाओ, गांव की औरतें आती ही होंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ तैयार होने। अनाया अपने कमरे में तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें उसे देखने आईं। सब बारी बारी से उसे थोड़े बहुत गिफ्ट दे रही थी। हमारे गांव में इतनी खूबसूरत बहू पहली बार आई है। ये लो बहू, हमारी तरफ से मुंह दिखाई। हाँ बहू, सच में तुम बहुत सुंदर हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस नालायक को तुम जैसी खूबसूरत अच्छे दिल की लड़की मिल कैसे गई। उन सब की बातें सुनकर अनाया को बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी, ये लोग तो मुझे सचमुच की बहू मान बैठे हैं। जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग तो मुझे बोर कर देंगे। खैर, किसी तरह मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई। अगली सुबह अरुण की माँ अपनी बहू के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाई। सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे। ओ प्लीज, ये देसी तेल वाला मैं नहीं खाती। माँ, भाभी अपनी खूबसूरती का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्हें ये तला हुआ खाना मत दो। भाभी, मैं आपके लिए डाइटिंग वाला खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं चाय पी लेती हूँ। नाश्ता मैं बाहर कर लूंगी, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना ही है। चाय पीकर अनाया घर से निकल गई। अरुण ने अब अपना खुद का नया ई-रिक्शा खरीद लिया था। वही चलाने चला गया। शाम को जब अनाया घर वापस आई तो पायल ने अपने हाथों से एक रुमाल बनाया था, जिस पर उसने अनाया का धागे से चित्र बनाया था। वह उसने उसे दे दिया। भाभी, ये रुमाल मैंने अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए बनाया है। देखो, ये 3rd क्लास रुमाल मुझे नहीं पसंद है। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर अनाया अपने कमरे में चली गई। पायल खुद से बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ। भाभी इतनी अमीर हैं, उनका एक रुमाल ही लाखों का आता होगा। मुझे ऐसी सस्ती चीजें उन्हें नहीं गिफ्ट करनी चाहिए। अगले दिन फिर से अनाया बाहर जा रही थी। तभी उसके ससुर ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, सदा सुहागन रहो, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारे आने से इस घर में खुशियां लौट आई हैं। प्लीज डोंट टच माई हेयर। मैं बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ अपने बालों पर, इन्हें गंदे मत कीजिए। अरे क्यों परेशान कर रहे हो आप बहू को? बेचारी ने अभी बाल धोए होंगे। जा बहू, तू काम पर जा। इस तरह घर में बहू के आ जाने से अनाया के ससुर की तबीयत भी ठीक रहने लगी। सब बहुत खुश रहने लगे। अरुण के पास पैसे तो थे ही, उसने नया रिक्शा भी खरीद लिया था। पर अनाया, वो किसी की भी इज्जत नहीं करती थी। फिर एक रात अपने कमरे में अरुण जमीन पर सोया हुआ था और अनाया बेड पर लेटी हुई थी। अरुण की नींद खुली और उसने मन ही मन सोचा, मैडम जी को यहाँ मच्छर लग रहे होंगे। अरुण धीरे से उठा, अपनी चादर अनाया को ओढ़ाई और वापस आकर सो गया। तभी अचानक अनाया ने अपनी आंखें खोली और अरुण की तरफ देखा। वो बेचारा जमीन पर लेटा हुआ था। अनाया ने मन ही मन सोचा, मैं इन लोगों की कितनी बेइज्जती करती हूँ, फिर भी ये सब मिलकर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भले ही मैं नाटक कर रही हूँ, पर मुझे अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। अनाया ने वही चादर फिर से अरुण को ओढ़ा दी और खुद बिना कुछ ओढ़े ही सो गई। ऐसे ही अगली रात जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक लाइट चली गई। इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे खा पाऊंगी? हमारे शहर में तो लाइट ही नहीं जाती थी। बहू, चिंता मत करो, मैं हवा करती हूँ, तुम आराम से खाना खाओ। उसकी सास हाथ वाले पंखे से अपनी बहू को हवा करने लगी। ये सब देखकर भी अनाया को बहुत अजीब लगा और वह मन ही मन सोचने लगी, आज तक कभी इतना ख्याल तो मेरी माँ ने भी नहीं रखा मेरा। कहीं मैं इन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगली सुबह पायल डरते हुए अनाया के पास आई। क्या हुआ पायल, कुछ कहना चाहती हो क्या? भाभी, कहना तो चाहती हूँ,
पर आपसे डर लगता है। समझ गई, मैं हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ ना, शायद इसीलिए डर रही होगी। अरे डरो मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हें डांट भी सकती हूँ, गुस्सा भी कर सकती हूँ। बोलो क्या बात है? क्या बात है भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो। भाभी मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत सुंदर हो और आपके बाल भी बहुत सुंदर हैं। क्या मेरे बाल भी आपकी तरह सुंदर बन सकते हैं? अनाया पायल की बात सुनकर मुस्कुराई। अरे पायल, तुम्हारे बाल तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो सकते हैं। अनाया ने अपने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पायल के बालों पर इस्तेमाल किए, हेयर वॉशिंग की, हेयर स्टाइलिंग की और थोड़ी ही देर में उसके बाल भी अनाया जितने खूबसूरत हो गए। उसके सास ससुर और अरुण ये सब देखकर दंग रह गए। बहू, ये लड़की कौन है? तुम्हारी कोई अमीर सहेली है क्या? माँ जी, ये हमारी पायल है। क्या बात कर रही हो बहू, हमारी बेटी इतनी सुंदर थी, हमें तो पता ही नहीं था। ये सब भाभी ने ही किया है। थैंक यू सो मच भाभी। ये सब देखकर अरुण की आंखों से आंसू छलक पड़े, इसलिए वो तुरंत वहां से दूर चला गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो मैडम जी को एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लड़की मानता था, पर उनके सीने में भी एक प्यारा सा दिल छुपा हुआ है शायद। रात में सासू माँ, पायल, जब से मैं आई हूँ तब से आप दोनों ही खाना बनाती हो। आज खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। पहली बार अनाया ने सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। भाभी, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, बाहर का काम भी करती हो, खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो और हेयर स्टाइलिंग भी कर लेती हो। तो इस तरह अब अनाया का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। 2 महीने पूरे होने को थे। अनाया अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब घर वालों की मदद करती थी, पिता की दवाइयों का ध्यान रखती, बहन को स्टडी सिखाती, अपनी सास का ब्लड प्रेशर चेक करती। पर समय खत्म होने वाला था। आखिरी दिन अनाया ने चुपचाप 1 करोड़ का चेक निकाला और अरुण के हाथ में पकड़ा दिया। अरुण, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना ही होगा। इंसान बनना मैंने तुम लोगों से सीखा है, लेकिन शायद बहू नहीं बन पाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? लगता है आपकी आंखों में कुछ चला गया है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। माँ जी का, पिताजी का और पायल का ख्याल रखना। आप जा तो रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार वालों को आखिर क्या बताऊंगा। 2 महीने की खुशी पल भर में गम में बदल जाएगी। लगता है मैंने बहुत गलत कर दिया। मेरे माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। इतने सालों बाद जो मुस्कान मेरे परिवार वालों के चेहरे पर आई थी, वो अचानक गायब हो जाएगी। लेकिन अनाया अब वहां से जाने लगी। अरुण बस देखता रहा, जैसे कोई अपना दूर जा रहा हो। अनाया गेट से बाहर चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसके कदम बार बार रुकने को थे। क्या वो सच में सिर्फ नाटक था या दिल में कुछ और भी था? अनाया टैक्सी में बैठी हुई खुद से रोते हुए कहती है, अरुण के साथ साथ उस आदमी के साथ भी अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बता दूंगी। वहीं दूसरी तरफ अरुण बेचारा अपने घर में उदास बैठा था। धीरे धीरे रात हो गई। तभी उसके माँ बाप बोले, अरे अरुण बेटा, सुबह से रात हो गई, अभी तक अनाया घर नहीं आई। क्यों उसको परेशान कर रही हो? हमारी बहू इतनी अमीर है, उसके पास सैकड़ों काम रहते हैं, कहीं फंस गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। अरुण बेचारा डर की वजह से अपने माँ बाप को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। वो बस चुपचाप शांत बैठा रहा। रात के करीब 10 बज गए। पायल ने खाना भी बना लिया, फिर भी अनाया नहीं आई। माँ, पिताजी, चलिए खाना खा लेते हैं।
मुझे लगता है आज भाभी नहीं आएंगी, कहीं मीटिंग में फंस गई होंगी। हाँ हाँ पिताजी, ये पायल ने बिल्कुल सही कहा। आप लोग खाना खा लीजिए, क्योंकि पिताजी की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। पहले तो उसके माँ बाप तैयार नहीं हुए, लेकिन जब अरुण और पायल ने जिद की तब उन लोगों ने खाना खा लिया। ऐसे ही दूसरा दिन भी पूरा बीत गया, अनाया नहीं लौटी। तीसरा दिन भी बीत गया, फिर भी वो नहीं लौटी। अब अरुण के माँ बाप परेशान हो गए। बेटा, तूने तो नया फोन भी ले लिया है, बहू को फोन करके देखना, वो ठीक तो है ना। उसके मायके में फोन करके देखो, शायद वहां गई हो। हाँ पिताजी, मैं कर लूंगा, आप बेवजह परेशान मत होइए। लेकिन अगली सुबह जब पायल घर में सफाई कर रही होती है तो तब उसे वहीं 1 करोड़ का पड़ा हुआ चेक मिलता है। पायल खुद से कहती है, 1 करोड़ का चेक भैया के नाम पर, भाभी के अकाउंट से? मतलब भाभी ने भैया को 1 करोड़ का चेक दिया है, लेकिन क्यों? तभी अरुण भागते हुए उसके पास आया और उसने उसके हाथ से वो चेक छीन लिया। भैया, ये भाभी ने आपको 1 करोड़ का चेक क्यों दिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं पायल, कोई गड़बड़ नहीं है, वो मेरी बीवी है। इतनी अमीर है तो क्या मैं उससे थोड़े पैसे भी नहीं ले सकता? आप तो अपने आप को बहुत बड़े खुददार कहते थे और अपनी बीवी से ही पैसे ले लिए, वो भी 1 करोड़। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो मैं आज ही भाभी के मायके जाती हूँ और उनसे ही सारा सच पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं पायल, तुम वहां मत जाना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। लेकिन माँ और पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि पिताजी दिल के मरीज हैं। अरुण ने शादी की डील वाली सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बहन पायल को बता दी। पायल तो ये सब सुनकर दंग रह गई, लेकिन दूर से उसके माँ बाप ने भी सब सुन लिया। अचानक उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए। सास ने घबराते हुए कहा, बेटा, ये क्या किया तूने? तेरे पिता को दिल का दौरा पड़ गया, जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चल। पिताजी, पिताजी अपनी आंखें खोलिए। अरे ये क्या हो गया पिताजी? अरुण अपने उसी ई रिक्शा में अपने पिता को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें एडमिट किया और इलाज शुरू किया। इधर हॉस्पिटल के बाहर अरुण, पायल और उनकी माँ खड़ी थी। बेटा, हमने तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था, तूने अपना जमीर बेच दिया। अरे हम भले ही गरीब थे, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं थे। तूने बहू के साथ नकली शादी की, वो भी 1 करोड़ रुपए के लालच में। माँ, मैं ये सब करना नहीं चाह रहा था, पर मैं अपने हालातों से बहुत परेशान था। पिताजी का इलाज करवाना था, घर में राशन खत्म हो गया था, बहन की पढ़ाई शुरू करवानी थी, तो क्या करता मैं भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तभी अनाया जी वहां आई और मेरे सामने ये डील रख दी। मैं भला कैसे मना कर सकता था? लेकिन भैया, हमने तो भाभी को सच में अपनी भाभी मान लिया था और जाते जाते वो भी हमसे प्यार करने लगी थी। इतना बड़ा धोखा आपने हमारे साथ क्यों किया? पापा दिल के मरीज हैं, ये जानते हुए भी आपने ये सब किया। पता नहीं अब पापा ठीक हो पाएंगे या नहीं। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, पिताजी की हालत कैसी है? मिस्टर अरुण, अब उनकी हालत पहले से ठीक है, लेकिन उन्हें अभी होश नहीं आया है। शायद रात तक उन्हें होश आ जाए, लेकिन होश आने के बाद उनसे कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जिनसे उन्हें तनाव हो जाए। अब क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? जिस बात से तनाव होना था वो बात तो उन्हें पता ही चल गई। माँ, डॉक्टर साहब को ये सब बताने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, मैं काउंटर पर जाकर फीस जमा कर देता हूँ। पिताजी के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आपको फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी फीस पहले ही जमा हो चुकी है। ये सुनकर अरुण, उसकी माँ और बहन दंग रह गए। अरुण ने हैरानी से पूछा, किसने जमा की फीस डॉक्टर साहब? देखिए, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने मना किया है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। पता नहीं मेरा दिल बार बार ये क्यों कह रहा है कि अस्पताल की फीस अनाया भाभी ने ही दी होगी। रात में अरुण अपनी माँ और बहन के साथ अपने पिताजी के पास ही बैठा था।
वो अभी भी बेहोश थे। तीनों को नींद लग गई और तीनों वहीं बैठे बैठे सो गए। तभी अचानक अरुण के पिता की नींद खुली। उन्होंने खिड़की से अनाया को देख लिया। अरे बहू आ गई, बेटा देखो बहू आ गई, बहू आ गई, देखो बहू आ गई। अनाया तुरंत वहां से चली गई। उनकी आवाज सुनकर अरुण, पायल और उनकी माँ की आंख खुल गई। पापा शांत हो जाइए, अब अनाया कभी नहीं आने वाली। आपको तो सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है। नहीं बेटा, मैंने अभी उसे खिड़की के बाहर देखा, वो मुझे देखने आई थी। मैं बाहर देखकर आती हूँ। पायल भागकर बाहर गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पायल फिर से वार्ड में वापस आ। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग भाभी को वापस ले आएंगे। लेकिन अभी आपने जिसको देखा वो सिर्फ आपका भ्रम होगा। आप सो जाइए पापा। मेरा कोई भ्रम नहीं था बच्चों, बहू मुझे देखने आई थी। हाँ आई होगी, ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। अब आप सो जाइए। तो इस तरह 3 दिनों के बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और अरुण उन्हें लेकर वापस घर आ गया। बेटा, शादी जैसी पवित्र चीज को तुझे डील नहीं बनाना चाहिए था। मैं मानता हूँ तूने ये सब मजबूरी में किया होगा, पर यह गलत है। हाँ पिताजी, मैं जानता हूँ ये गलत है, पर मैं क्या करता। तुम्हारी गलती को मैं सुधारूंगा। मैं अभी जाता हूँ बहू के मायके और उसे लेकर आता हूँ। भले ही ये डील थी, लेकिन आखिरी 15 दिनों में बहू पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। हाँ पिताजी, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। वो इतनी खूबसूरत, इतनी अमीर लड़की है, मेरे लिए वापस क्यों आएंगी? उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनकी मदद की, हिसाब बराबर। तभी वहां पर अनाया के माता पिता और भैया भाभी भी पहुंच गए। आइए आइए भाई साहब, हम लोग बस आप ही के घर आने वाले थे। हमारी बहू रानी कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे हमने उसे 2 महीने से देखा नहीं था, तो सोचा उसे देख लें। वो यहाँ नहीं है क्या? लेकिन उन्हें तो यहाँ से गए 1 सप्ताह हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं जीजा जी? अनाया तो घर आई ही नहीं, और अगर वो घर आ रही थी तो आपको खुद उसे छोड़ने घर तक आना चाहिए था। ये लो, ये बेचारा तो तुमको जीजा जी कह रहा है अरुण। क्या इन लोगों को भी कोई सच्चाई नहीं मालूम? अरे माँ, थोड़ी देर शांत रहो आप लोग। क्यों शांत रहे? वो क्या छुपा रहे हैं आप लोग हमसे? देखिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सच जानने के बाद आप लोग आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि मेरे पिताजी दिल के मरीज हैं। बेटा घबराओ मत, जो भी है सच सच बता दो। हम लोग सभी लोग हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। बताओ क्या बात है? अरुण ने अनाया के परिवार को भी शादी की डील वाली पूरी बात बता दी। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनाया की माँ रोते हुए बोली, ये लड़की इतना गिर सकती है, हमने तो सोचा भी नहीं था। लेकिन बेटा, तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र मजाक नहीं होता। मैं सबको समझता हूँ माँ जी, लेकिन आप एक गरीब की हालत नहीं समझ सकती शायद। लेकिन उसने शादी का नाटक सिर्फ 2 महीने के लिए ही क्यों किया? और जब डील पूरी हो गई थी तो वो घर क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर उसे अपने पसंद के लड़के से शादी करनी होती तो पहले ही कर लेती। हम लोग तो पहले भी उससे बोलते थे कि जिससे भी तुम्हें शादी करनी है कर लो। फिर अनाया जी कहाँ जा सकती हैं? बेटा लगता है बात कोई दूसरी है। अभी हम चलते हैं, अनाया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाएंगे। आप लोगों को भी गवाही देने आना पड़ेगा। हम बिल्कुल आ जाएंगे। इतना बोलकर अनाया के परिवार वाले वहां से चले गए। अब अरुण और उसका परिवार पहले से ज्यादा हैरान हो गया। बेटा, सोचने वाली बात है कि अनाया ने शादी की डील सिर्फ 2 महीने की ही क्यों की? धीरे धीरे रात हो गई और सब अपने अपने कमरे में सो गए। अरुण भी अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अरुण मन में आंखें बंद किए हुए खुद से कह रहा था, अनाया जी, आप कहाँ चली गई? एक बार अपने परिवार वालों के सामने आ जाइए, वरना अगर कुछ गड़बड़ हुई, पुलिस वाले हमारे मोहल्ले में आए तो मेरे पिताजी को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। तभी उसके घर के बाहर अनाया
दुपट्टा डालकर आई और खुद से बोली, अरे इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मेरी पर्सनल डायरी मैं कैसे भूल गई? आधी रात हो गई है, अरुण सो गया होगा। खिड़की के रास्ते जाती हूँ और वो डायरी ले आती हूँ। अनाया पीछे के रास्ते से कमरे के सामने आई। उसने खिड़की से देखा, अरुण बिस्तर पर सो रहा था। अरुण सो रहा है, बेड के नीचे ही मेरी डायरी रखी हुई है, जाकर ले आती हूँ। अनाया खिड़की से जैसे ही अंदर की तरफ आने को हुई, वैसे ही खट की आवाज हुई और अरुण तो पहले से ही जाग रहा था, इसलिए उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा। अनाया तुरंत वहां से भाग गई। अनाया जी, ये तो अनाया जी थी। अरुण तुरंत उठा और खिड़की से बाहर की तरफ देखा, पर अनाया दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। फिर अरुण घर के बाहर भी गया, फिर भी अनाया कहीं नहीं दिखाई दी। अरुण खुद से बोला, इसका मतलब उस दिन पिताजी को भी अनाया जी सच में दिखाई दी थी। मैं तो अभी तक सोया भी नहीं था कि मुझे भ्रम हो जाए। अनाया जी आखिर छिप छिप कर हम पर नजर क्यों रख रही हैं? आखिर क्या बात है इन सब के पीछे? कल अनाया के परिवार वालों से जाकर मिलना होगा। अब अरुण वापस अपने कमरे में आकर सो। अगली सुबह पायल अरुण के कमरे में झाड़ू लगाने आई तो उसे बेड के नीचे एक डायरी मिली, जिसके पहले पेज पर लिखा था, सिर्फ 2 महीने और मैं आजाद। वो भागती हुई अपने भाई के पास आई। वहां उसके माँ बाप भी मौजूद थे। पायल हड़बड़ाते हुए बोली, भैया ये देखो, भाभी की डायरी मिली मुझे आपके बेड के नीचे। अरुण ने पायल से डायरी ली और कुछ पन्ने पलटे, लेकिन हर पन्ना खाली था। डायरी के बीचों बीच उसे एक फोटो मिली, जिसमें अनाया के साथ एक कोई बहुत अमीर आदमी था। अनाया जी के साथ ये आदमी कौन है? पायल, तुम पिताजी का ख्याल रखना। मैं अनाया जी के माता पिता और भैया भाभी से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और मेरा दिल कह रहा है बहू इस घर में जरूर वापस आएगी। हाँ हाँ, आ जाएगी हमारी बहू। अब फालतू में फिक्र मत करो, ज्यादा टेंशन लोगे तो फिर से बीमार पड़ जाओगे। अरुण अपनी ई रिक्शा लेकर सीधा अनाया के बंगले पहुंच गया और वो डायरी उनके परिवार वालों को दिखा दी। सिर्फ 2 महीने और वो आजाद? इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? 2 महीने में उसे आखिर कौन सी आजादी मिल गई होगी? हम तो उसे हमेशा आजाद ही रखते थे, कहीं भी आने जाने से नहीं रोकते थे। देश विदेश अकेले ही घूमती रहती थी, महीनों घर से बाहर रहती थी। फिर उसे कैसी आजादी चाहिए थी? ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी मुझे इसी डायरी के बीच में मिली है। अनाया जी के साथ ये आदमी कौन है? पापा, ये तो मिस्टर कबीर हैं। पहले ये अनाया के मैनेजर थे, उसका पूरा अकाउंट भी संभालते थे। और हमने तो कबीर के साथ अनाया की शादी भी तय कर दी थी। कबीर भी इससे शादी करना चाहता था, लेकिन अनाया ने मना कर दिया था। ये डायरी मुझे दीजिए। लड़कियों की डायरी मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। शायद इसमें कोई दूसरा क्लू भी मिल जाए जो हमें अनाया तक पहुँचा सके। उस डायरी के सबसे पीछे वाले हिस्से पर एक पर्स जैसा कुछ बना हुआ था। उसके अंदर से उसने एक पासपोर्ट निकाला। ये पासपोर्ट तो अनाया का है। इतनी कीमती चीज छोड़कर वो भला कैसे जा सकती है? कल रात मुझे अनाया खिड़की पर दिखी थी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ भागा, वो वहां से गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों पहले अस्पताल के बाहर पिताजी को भी वो दिखी थी। शायद वो अपना पासपोर्ट लेने ही आई होगी। अरे, अगर उसे सिर्फ पासपोर्ट ही लेना होता तो सबके सामने आकर ले जाती। वो कौन सा किसी की सुनती है? तो इस तरह पूरा परिवार परेशान हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक खंडहर में उसी फोटो वाले आदमी कबीर ने अनाया को कुर्सी पर बिठा रखा था और गुस्से में कह रहा था, तुम्हें क्या लगा 2 महीने में मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम मुझसे आजाद हो जाओगी? नहीं, तुम मुझसे आजाद हो ही नहीं सकती। देखो, मैं शादीशुदा हूँ और एक शादीशुदा से तुम शादी कर ही नहीं सकते। इंडिया में ऐसा कानून ही नहीं है और मैंने अभी तक अरुण को तलाक भी नहीं दिया है। चुप कर, मुझे अच्छी तरह पता है वो शादी सिर्फ एक डील थी। तूने अरुण के साथ सिर्फ नाटक किया था और इस नाटक के बारे में तो अब तक सबको पता चल गया होगा। अरुण अनाया के बंगले में उसके माँ बाप और भैया भाभी से बात कर रहा था। तभी सर, मुझे पक्का यकीन है
कि अनाया इसी आदमी के पास है। लेकिन वो खुद तो कबीर से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर उसके पास क्यों जाएगी वो? ये फोटो अनाया की डायरी में मिलना एक बहुत बड़ा इशारा करता है। या तो अनाया इस आदमी से शादी करना चाहती होगी, या फिर इस आदमी से अनाया को कोई खतरा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले कबीर बेहद बदतमीज और अय्याश लड़का था। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो सर, आप एक बार कबीर के घर जाइए और पता कीजिए कि वो आखिर है कहाँ। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मैं अभी कबीर के घर जाता हूँ, तुम घर जाओ। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनका ख्याल रखो। ठीक है सर, लेकिन जैसा हो बताइएगा जरूर। शाम को मैं फिर से आऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप वहीं रुकना, हम लोग खुद आ जाएंगे आपके घर। आपके माता पिता को आपकी जरूरत है। अरुण बेचारा चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन माँ दुखी होकर बोली, अरुण बेचारा कितना मासूम है, ये जानते हुए कि अनाया उसकी असली बीवी नहीं है और वो शादी सिर्फ एक डील थी, फिर भी बेचारा हमारी बेटी के लिए कितना परेशान है। सही कह रही हो तुम। बेटा तुम ऑफिस चले जाओ, मैं तब तक खन्ना साहब के घर होकर आता हूँ, देखता हूँ कबीर कहाँ है। अनाया के पिता खन्ना साहब की हवेली पहुंच गए। अरे आइए 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 आइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हम दोनों रिश्तेदार नहीं बन पाए तो आप तो हमें भूल ही गए। अरे ऐसी बात नहीं है खन्ना साहब, बिजनेस में तो आप जानते ही हैं कितना बिजी रहना पड़ता है। वैसे एक बात बताइए, कबीर कहाँ है? कबीर तो 1 महीने से लंदन में है, वो अपनी कोई नई कंपनी खड़ी करना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात है क्या? कहीं आप हमसे रिश्ता फिर से तो नहीं जोड़ना चाहते? नहीं खन्ना साहब, बात कुछ और है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इतना बोलकर अनाया के पिता अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर गुस्से में बोला, चुपचाप मेरे साथ शादी करने के लिए मान जा। मैं तुझसे कभी शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक काम कर, मैं पेन और पेपर्स लेकर आता हूँ। तेरे नाम पर जो कंपनी है ना, और जितनी भी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर है, वो सब मेरे नाम पे कर देना। तो इसका मतलब तू मेरी कंपनी हड़पने के लिए मुझसे शादी करने वाला था? और क्या, तुझ जैसी घमंडी लड़की से कौन शादी करेगा? मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब तक तू अपनी कंपनी मेरे नाम पे नहीं कर देती, तुझे यही रहना होगा। कबीर वहां से चला गया। अनाया चिल्लाते हुए कह रही है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। इतना बोलते बोलते अनाया रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनाया के पिता सीधा अरुण के घर पहुंचे। क्या हुआ सर, अनाया कबीर के साथी थी ना? नहीं बेटा, उस पर हम फालतू में शक कर रहे थे। उसके पिता का कहना है कि कबीर 1 महीने से लंदन में है और खन्ना साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। और भैया, भाभी का पासपोर्ट तो उनके पास है नहीं, इसलिए वो तो लंदन जा नहीं सकती। इसका मतलब भाभी इंडिया में ही है। वैसे मैंने रास्ते में इंस्पेक्टर साहब को फोन करके सारी बात बता दी है, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। ससुर भी दुखी होते हुए बोले, अरुण बेटा, कहीं से भी मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ। अनाया के पिता बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। पिताजी, अनाया जी इस घर की बहू नहीं है, वो हम जैसे गरीब परिवार की बहू भला क्यों बनेगी? लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। अरुण अपना ई-रिक्शा लेकर काम पर निकल गया। रास्ते भर वो बस अनाया के बारे में ही सोचता चला जा रहा था। पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि अनाया जी किसी मुसीबत में है और वो मुझे पुकार रही हैं। हे भगवान, वो भले ही मेरी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन इंसानियत के नाते उनका ख्याल रखना। वो अब इतनी बुरी नहीं रही, वो सुधर चुकी हैं। चलते चलते अरुण एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया, जिसके दोनों तरफ जंगल था। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अनाया जी के बारे में सोचते सोचते मुझे तो होश ही नहीं रहा। तभी उसने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी काले कपड़ों में जंगल के अंदर जा रहा था और उसके हाथ में एक फाइल थी। ये आदमी अपना चेहरा छुपाकर जंगल के अंदर क्या करने जा रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। अरुण ने अपना मोबाइल निकाला और ऊपर वाली जेब में रख लिया।
फिर अपने ई रिक्शा से उतरकर उस आदमी का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो जंगल के काफी अंदर पहुंच गया। यहाँ जंगल के अंदर भी इंसान रहते हैं क्या? देखना पड़ेगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। कबीर एक बार फिर से उसी कमरे में पहुंचा जहां अनाया थी और गुस्से में बोला, तू मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ? अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी ही मेरे नाम कर दे। चल जल्दी साइन कर। मैंने कहा ना, मैं साइन नहीं करूंगी, जाने दो मुझे। चुपचाप इन कागजों पर साइन कर दे, वरना तुझे खाने को नहीं मिलेगा कुछ भी। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। तेरी आवाज सुनने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। खिड़की से अरुण ने ये सब देख लिया। अरे बाप रे, ये तो वही फोटो वाला कबीर है। मैं अनाया जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरुण खिड़की से कूदकर अंदर पहुंच गया। अरुण, तुम यहाँ? अनाया जी, आपके माता पिता भैया भाभी बहुत परेशान हैं आपको लेकर। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से। अच्छा, तो तू ही है इसका डील वाला पति। अबे इसने तेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और तू इसे ही बचाने चला आया। चल भाग जा यहाँ से। कबीर, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अनाया जी को सही सलामत इनके माँ बाप के पास पहुँचा कर रहूंगा। अरुण के मुंह से ये सुनकर अनाया को झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी कबीर ने अरुण पर हाथ उठा दिया, लेकिन अरुण ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। अरुण कबीर को चकमा देकर कमरे में बंद करके चला गया। अरुण अनाया को लेकर जंगल के बाहर आया और उसे अपनी ई रिक्शा में बैठाकर उसके बंगले पर ले गया। अनाया के परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हो गए। अनाया ने अपने माँ बाप को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज अरुण ने मेरी जान बचाई है। ये सब उस कबीर ने किया है जिसके साथ आपने मेरी शादी तय की थी। उसने मुझे रोक कर रखा था। संभालो अपने आप को और इंसानों को पहचानने की समझ रखो। अरे जिन गरीबों को तुम कीड़ा मकोड़ा समझती थी, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। सर, पहले चलकर कबीर से मिलते हैं। पुलिस को भी फोन करके वहीं बुला लीजिए। अरुण तुरंत उन सबको लेकर कबीर के पास पहुंच गया। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस और कबीर के पिता खन्ना साहब भी पहुंच गए। अरे कबीर, तुम तो लंदन गए हुए थे। इसका मतलब अनाया के बाप ने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा था। मुझे पहले ही पता था खन्ना साहब कि आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत दिमाग लगाते हैं, इसलिए मैंने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखिए। दरअसल अरुण ने जब पहली बार कबीर को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था, तब उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके ऊपर वाली जेब में रख लिया था और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, बाहर से लेकर अंदर तक। डैडी, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। बता दीजिए ना कि आप भी मेरे साथ मिले हुए थे अंकल की कंपनी हड़पने के लिए। आप मेरी शादी अनाया के साथ करवाना चाहते थे और मैं भी वही चाहता था, लेकिन इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले ने सब गुड़ गोबर कर दिया। खन्ना साहब, इसका मतलब अगर मैं अपनी बेटी की शादी कबीर के साथ कर देता तो वो भी एक डील होती। मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब ने खन्ना और उसके बेटे कबीर को गिरफ्तार कर लिया और वहां से चले गए। चलो बेटी, घर चलो। अरुण, मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। अब तुम घर जाओ। अनाया के पिता अनाया को लेकर घर चले गए। इधर अरुण बेचारा अपने ई रिक्शा में बैठकर अपने घर आ गया और सारी बात अपने परिवार वालों को बता दी। बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू को लेकर क्यों नहीं आया? अरे पिताजी, ये क्या बार बार बोल रहे हैं? अनाया जी अपने लेवल के हिसाब से किसी से शादी करेंगे, मुझ गरीब से शादी क्यों करेंगी वो भला? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। वो करोड़ों की मालकिन है, हम जैसे गरीबों से रिश्ता क्यों रखेंगी भला? हम लोग फालतू में इमोशनल हो रहे हैं। सही कह रही है पायल। बहू हमारे साथ जितने दिन भी रही, उसे एक अच्छा सपना समझकर भूल जाइए। शायद तुम सही कह रही हो भाग्यवान। धीरे धीरे रात हो गई। सब खा पीकर सो गए, लेकिन अरुण को नींद नहीं आ रही थी। उसके हाथ में वही चेक था
ये चेक लेकर मैंने बहुत गलत किया। वहीं दूसरी तरफ अनाया के घर में लेकिन अनाया, एक बात तो बताओ, ये 2 महीने की डील वाला चक्कर क्या था? और कबीर तुम्हें अगवा करके क्यों ले गया था? मैं आप लोगों को सब कुछ शुरू से बताती हूँ। पापा, कबीर ने आपको बहलाया फुसलाया और आपने उसे मेरा पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया। फिर एक दिन अंकल, मैं इतना बिगड़ा हुआ था कि मेरे डैडी भी मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, पर आपने मुझे अनाया का मैनेजर बनाकर एक नई इज्जत दी है। अब मैं सुधर गया हूँ। मुझे अनाया बहुत पसंद है। आप कहेंगे तो मैं इस घर का जमाई भी बन जाऊंगा। और मैंने तो अपनी खुद की कंपनी खोलने का भी फैसला कर लिया है। क्या बात है कबीर बेटा, तुम तो पूरी तरह से बदल गए। वैसे मैं तो अनाया की कब से शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन वो शादी के लिए मानती ही नहीं। ठीक है, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार। मैंने दूर से आप लोगों की बातें सुन ली थी, लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला कि बिना बताए आपने मेरी शादी कबीर के साथ तय कर दी। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन मैं हमेशा की तरह फंक्शन बीच में ही छोड़कर चली गई। मैंने कोई एंगेजमेंट नहीं की उसके साथ। फिर तुमने अरुण से शादी का नाटक क्यों किया? उस दिन के बाद कबीर मेरे पीछे ही पड़ गया। देखो कबीर, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। मैं तुमसे तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं पूरी जिंदगी आजाद रहना चाहती हूँ और मुझे अब किसी मैनेजर की भी जरूरत नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने तुम्हारे डैडी के साथ 2 साल का कांटेक्ट किया है। अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने तो मुझे झेलना ही पड़ेगा तुम्हें। फिर मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। अरुण की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे शादी की डील की, जिससे कुछ दिनों तक आप लोगों की शादी वाली बातों से भी छुटकारा मिल गया और 2 महीने बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होना था कबीर के साथ। लेकिन फिर तुम घर क्यों नहीं आई? मैं घर ही आ रही थी माँ, पर बार बार कबीर मेरा पीछा करने लगा। इसीलिए उससे बचने के लिए मैं बाहर बाहर भटकती रही। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद ननद जी से कोई भी शादी की बात नहीं करेगा। चलो चलो खाना खाते हैं। तो इस तरह वो सब भी खा पी कर सो गए। अगली सुबह अरुण, माँ, पिताजी, पायल, ये 1 करोड़ का चेक मैं अनाया जी को वापस करके आता हूँ। ये चेक मुझ पर बोझ बना हुआ है। बिल्कुल सही फैसला किया बेटा तूने। अरुण निकलने ही वाला था कि तभी वहां अनाया खुद अपने परिवार के साथ पहुंच गई। अरुण और उसका परिवार उन सबको देखकर चौंक गए। अरे बहू, मेरा मतलब बेटी, आप लोग यहाँ? समधी जी, बहू ही बोलिए अनाया को। क्या? हाँ समधन जी, जो काम सालों से हम नहीं कर पाए, वो काम आप लोगों ने 2 महीनों में ही कर दिखाया। हाँ माँ जी, आप लोगों ने ही मुझे इंसान बनाया है। मैं तो अपनी बहन के लिए अरुण का हाथ मांगने आया हूँ। मेरी बहन से कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ये सुनते ही अरुण के परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। भाभी, मैं तो आपको अपनी भाभी ही मानती हूँ। पहले तो अनाया के पिता ने कबीर वाली सारी सच्चाई अरुण के परिवार को बताई। उसके बाद, ठीक है समधी जी, अभी हम चलते हैं। इस बार ये शादी पूरा शहर देखेगा। और अरुण बेटा, कल से तुम मेरी कंपनी के नए मैनेजर हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और बहुत समझदार भी। 1 हफ्ते के अंदर ही अरुण और अनाया की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई। पूरा शहर उस शादी में शामिल हुआ। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। अरुण अपने ससुर की कंपनी में मैनेजर बन गया। सुहाग रात वाली रात, अनाया जी, अभी भी कुछ सवाल मेरे मन में खटक रहे हैं। उस रात आप यहाँ आई थी ना? खिड़की से मैंने आपको देखा था। पिताजी को भी आप दिखी थी। चलिए अब बाकी बची चीजें भी क्लियर कर देती हूँ। दरअसल मैं अपनी डायरी लेने जब पहली बार यहाँ आई, तब आप लोग ससुर जी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मैं आप लोगों से पहले अस्पताल पहुंची, अस्पताल का बिल भरा और वहां से वापस आ गई। रात में ससुर जी को मैं देखने भी आई थी। खिड़की से मैंने इन्हें देखा भी था। पिताजी बहुत खुश हुए थे आपको देखकर। वो डायरी लेने 3 दिन बाद मैं फिर से आई, लेकिन तभी आप जग गए, इसलिए मैं फिर से चली गई। और उसके अगले ही दिन पता नहीं कहां से कबीर आया और मुझे उस सुनसान जगह पर लेकर चला गया। चलो, अंत भला तो सब भला अनाया जी। अनाया जी कहना बंद करो। सिर्फ अनाया। कुछ ही महीनों में अरुण ने भी अपना अच्छा सा घर बनवा लिया
और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।